अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। तो अभी हमने डिस्कस किया देयर आर टू मॉडल्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। एक जगह हमें प्लस करना है और दूसरी जगह पे मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम आते हैं एडिटिव पे। इन एडिटिव मॉडल इट इज अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करते हैं, दैट द फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो चारों कंपोनेंट है वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। दैट इज द पैटर्न ऑफ अकरेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट्स इन एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द अदर कंपोनेंट। तो जो हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फर्स्ट इज सेक्युलर ट्रेंड, सेकंड हमने पढ़ा था सीजनल वेरिएशन, थर्ड साइक्लिकल वेरिएशन एंड फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशन। तो इन चारों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ऐसा अज्यूम करते हैं किसमें, एडिटिव मॉडल में। तो इसके अंदर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सो द फोर कंपोनेंट्स आर अरिथमेटिकली एडिटिव, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम सीरीज इज द सम ऑफ सेपरेट इन्फ्लुएंसेस। तो चारों इन्फ्लुएंसेस हैं उन्हें सम कर देना है। y equal to t, t is for secular trend, c cyclical variation, s seasonal variation and I irregular variation। तो चारों वेरिएशन को हमने क्या किया, ऐड, तो उससे क्या आ जाएगा y t मीन्स टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। तो चारों का इफेक्ट हमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। Whereas in multiplicative model, it is assumed that, यहां assumption क्या है, forces that give rise to four type of variation, जो चारों वेरिएशन हैं that are interdependent, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, so that overall pattern of variable in the time series is combined result of the interaction of all forces। तो सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है ये। अकॉर्डिंगली टाइम सीरीज ऑफ इट्स फोर कंपोनेंट कैन बी रिटन एज, तो इन सबको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई। तो चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके अब बात आती है दोनों मॉडल्स में से कौन सा मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर ज्यादा यूज किया जाता है। याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एज रिगार्ड टू द चॉइस बिटवीन टू मॉडल्स, इट इज जनरली मल्टीप्लीकेशन मॉडल विच इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को ज्यादा यूज लिया जाता है। एज द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल for one type of variation are also responsible for other type of variation। जो एक टाइप के वेरिएशन के लिए है वो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। Hence it is multiplication model which is more suited in most businesses and economic time series data for the purpose of decomposition। तो कुल मिला के इन चारों को हमें इंक्लूड करना है और एक दूसरे पे इफेक्ट लेना है। अब एक एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसमें दोनों मॉडल्स को हम यूज करेंगे। पहले हमें गिवन है एडिटिव मॉडल के लिए, द ट्रेंड इज 20,000, ट्रेंड मींस वैल्यू ऑफ टी। द सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर की इंफॉर्मेशन क्या है, द मंथ क्वेश्चन इज अ गुड वन फॉर सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी 1500 ओवर द ट्रेंड। ट्रेंड से 1500 रुपए ज्यादा सेल होगी। तो पहले हम लिखते हैं y इक्वल टू ट्रेंड, ट्रेंड में हमने लिखा 20,000 और ट्रेंड से 1500 ज्यादा सेल होगी, तो हमने प्लस कर दिया इसमें सीजनल फैक्टर दैट इज s। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है साइक्लिकल फैक्टर, अ जनरल बिजनेस स्लंप इज एक्सपीरियंस। स्लंप आ रहा है, डाउनफॉल, तो इससे सेल हमारी डिक्रीज होगी बाय ₹800। तो साइक्लिकल वेरिएशन का भी हमने इफेक्ट दे दिया।
और उसके बाद रेजिडुअल फैक्टर कोई दूसरा फैक्टर है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, उसका इफेक्ट हमें दिया है 410। तो इन सभी को एडजस्ट करने के बाद में जो एक सिंगल फिगर आएगा दैट इज 21,110। सो ये आ गई हमारी ट्रेंड सेल या ट्रेंड वैल्यू। अब आता है मल्टीप्लिकेशन मॉडल। अब इसमें ट्रेंड अगेन गिवन है कितना 20,000। अब फिगर्स एक तरह से उसी पैटर्न से लिए गए हैं, वहां था कि 1500 का चेंज हुआ है और यहां पे हमने कह दिया 15% का चेंज है, 15% अबव द ट्रेंड। तो 15%, तो उसको अगर हम फिगर में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे तो 1.15। 15% दैट मीन्स 0.15 और ट्रेंड से अबव है तो ट्रेंड को हमने माना 1, उसमें 15% ऐड करना है तो 1.15। तो ये है सीजनल फैक्टर 1.15। साइक्लिकल फैक्टर 10% रिडक्शन इन सेल्स, तो ट्रेंड इज 1 माइनस 10% दैट इज 0.9, तो यहां हमने लिया 0.9। देन रेजिडुअल फैक्टर प्लस 2% करना है तो 1 प्लस 2% इज 1.02। तो इस तरह से सबको हमें कन्वर्ट कर देना है। अब क्या करेंगे, 20,000 को इन सारे फिगर से मल्टीप्लाई करना है, 1.15, 0.9 एंड 1.02, और इन सब से हमारा आंसर आ रहा है 21,114। क्लियर? तो ये हो गए हमारे दोनों मॉडल्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। दोनों में से ज्यादा यूज किसका है, मल्टीप्लिकेटिव का। मल्टीप्लिकेटिव क्या अज्यूम करता है, वेरिएशंस आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या किसी कॉमन फैक्टर पे डिपेंडेंट है। अब हमें करना है मेजरमेंट किसका, सेक्युलर ट्रेंड का। सेक्युलर ट्रेंड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड कौन सा है, ग्राफिक मेथड और फ्री हैंड कर्व मेथड। ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड। सेकंड इज मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, देन मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये 4 डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले हम आते हैं ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड पे। इस मेथड में क्या किया जाता है इसको समझते हैं। द डेटा ऑफ अ गिवन टाइम सीरीज इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो भी डेटा हमें गिवन है उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। एंड ऑल द पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद स्ट्रेट लाइन। प्लॉट करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ठीक है, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस कर्व वुड बी इरेगुलर एज इट इंक्लूड शॉर्ट रन ऑसिलेशन, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मूवमेंट्स होंगे अप डाउन, तो ये कर्व हमें इरेगुलर दिखेगा। These irregularities are smoothed by drawing freehand curve or a line with the curve previously drawn. तो इस फ्लक्चुएशन को हमें हटाना है by drawing freehand curve. तो थर्ड स्टेप ये हो गया कि अब हमें जो फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, इरेगुलरिटी दिख रही है, उन्हें हटा के एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। This curve would eliminate the short-run oscillation and would show the long period general tendency of the data. तो उससे हमें जनरल टेंडेंसी पता लगेगी कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है। While drawing this curve, it should be kept in mind that the curve should be smooth. कर्व क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। And number of points above the trend curve should be more or less equal to the number of points below it. जितने पॉइंट उससे ऊपर होंगे उतने ही पॉइंट्स उसके नीचे होने चाहिए। अब एग्जाम में हमें ये ग्राफ हमें ड्रॉ तो नहीं करना है, लेकिन इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है,
और इसका प्रोसेस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। मेरिट क्या है? इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये आसान है, डिफिकल्टी नहीं आती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कुछ भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ना कोई प्लस माइनस, ना कोई एवरेज, कुछ भी हमें नहीं करना है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, हैंस डिफरेंट पर्सन मे ड्रॉ डिफरेंट फ्री हैंड लाइन्स। क्योंकि हर पर्सन का सोचने का तरीका अलग होगा, तो जो फ्री हैंड कर्व होगा वो अलग अलग बन सकता है एट डिफरेंट पोजीशन एंड मे हैव देयर डिफरेंट स्लोप्स। तो उनका जो ढलान है वो अलग अलग हो सकता है। If the length of period for which the curve is drawn is very small, it might give totally erroneous result. अगर हमने कम टाइम पीरियड लिया है तो उससे हमारा रिजल्ट एरोनियस हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कब काम में लेना चाहिए? इन लॉन्ग टाइम पीरियड, जहां पे बहुत सारे ईयर्स का डेटा अवेलेबल है, तभी हमें ये मेथड काम में लेना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है फ्रॉम 2000 टू 2008। 9 इयर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसे प्लॉट करना होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं किसे? ईयर्स को, टाइम पीरियड को। वाई एक्सिस पे जो हमारा वेरिएबल है दैट इज सेल को लिया है वाई एक्सिस पे। अब हमें क्या करना होता है? प्लॉट। तो 2000 पे कितनी है सेल? 75 lakhs। 2001 में 95, 2002 में 115, देन 65, 120, 100 एंड सो ऑन। अब ये जो सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है उसे एक लाइन से मिला देना है। तो ये जो लाइन उसके ऊपर ड्रॉ हो रखी है, ये लाइन से मिला दिया गया है। अब देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें हमें क्या दिख रहे हैं? फ्लक्चुएशन। इसे कहा जाता है शॉर्ट रन ऑसिलेशन, क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती है। इंक्रीज, थोड़ी डिक्रीज, फिर वापस इंक्रीज होगी, फिर थोड़ी डिक्रीज, तो ये पैटर्न चलता है। अब हमें इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनानी है। तो क्या करना होता है? ट्रेंड लाइन ऐसे मिडल पार्ट से हमें पास करनी है कि कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर आए और कुछ पॉइंट्स नीचे। तो दोनों तरफ के जो पॉइंट्स हैं वो लगभग बराबर होने चाहिए। तो हमने ये 75 जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन। ये हमें क्या बता रहा है? ट्रेंड। तो इसमें कुछ वैल्यूज नीचे है, लाइक दिस वन। ये 3 वैल्यूज नीचे है और सम वैल्यूज आर अबव, कुछ वैल्यूज उसके ऊपर है। तो दिस इज द ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन से हम और क्या कर सकते हैं? लाइक 2008 तक का डेटा हमारे पास था, हमने ये डायग्राम बना दिया। अब अगर पूछा जाता है कि हमें 2009 या 2010 का ट्रेंड वैल्यू बताना है कि 9 और 10 में सेल्स कितनी होगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, लाइक ईयर 2009, 2010, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी उसी पैटर्न में एक्सटेंड किया जाएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 9 की सेल कितनी होगी एंड 2010 की सेल कितनी होगी। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें तो उसे हम आने वाले ईयर्स की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है, द ट्रेंड लाइन ड्रॉन बाय फ्री हैंड मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज, बट दिस इज टू सब्जेक्टिव एंड इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब आएंगे सेकेंड मेथड की ओर, दैट इज मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। अब ये भी एक तरह से इसी का ही पार्ट है।
इसमें क्या करना है देखें, अंडर दिस मेथड द होल टाइम सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पूरे डेटा को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एंड एवरेज ऑफ ईच हाफ आर कैलकुलेटेड। दोनों हाफ का एवरेज हम निकालेंगे, फर्स्ट हाफ का एवरेज और सेकेंड हाफ का एवरेज। इफ द डेटा इज इवन नंबर ऑफ ईयर्स इट इज इजीली डिवाइडेड इनटू टू। लाइक 10 ईयर्स है तो फर्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 5, तो दोनों 5 ईयर्स का एवरेज निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ ईयर्स द मिडल ईयर ऑफ द टाइम सीरीज इज लेफ्ट and two halves are constituted with a period on each side of the middle year। अब अगर 9 years हमारे पास है तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? 9 years का डेटा टू पार्ट्स मतलब होता है 4.5 year, तो हाफ ईयर का तो डेटा होगा नहीं हमारे पास। तो ऐसे केस में जो मिडल ईयर है उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट 4 years एंड लास्ट 4 years उसे कंसिडर कर लिया जाएगा और उसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे 11 अगर ईयर्स है तो 11 ईयर्स में क्या करेंगे, फर्स्ट 5 years, नेक्स्ट 5 years एंड मिडल वाला जो है उसे इग्नोर कर देंगे। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2000 से 2006 तक का डेटा गिवन है। सो दिस डेटा इज ऑफ 7 years। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 3 years का डेटा लेंगे, 100, 105 एंड 115, और इसका हमने क्या निकाला है, एवरेज। तो ये एवरेज निकाला जाएगा। ये एवरेज कितना आ गया हमारा, 106.67। सिमिलरली लास्ट 3 years 120, 105 एंड 115, इससे भी हमने एवरेज निकाल दिया और ये आ गया 133.33। मिडिल को हमने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इन्हें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि सारे फिगर्स को प्लॉट कर दिया, एक ट्रेंड लाइन बना दी, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब हम सेमी एवरेज मेथड यूज करेंगे तो अब इन दोनों एवरेज को हमें प्लॉट करना है, इन दोनों एवरेज को हम प्लॉट करेंगे और फिर लाइंस को ड्रॉ करना है। अब ये प्लॉट कहां पे होगा, तो सबसे पहले ईयर 2000, 2001 एंड 2002, इनका एवरेज हमने निकाला है 106.67, 106.67। तो इनके मिडल में हमें ये प्लॉट करना है। तो इसके मिडल में जाके हमने ये प्लॉट किया है, ठीक है, दैट इज ऑन 2001। सिमिलरली यहां पे 2004, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 का जो एवरेज निकला है दैट इज 133.33। तो इसको भी हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, एक चीज यहां पे आप ध्यान दें, जो 340 डिवाइडेड बाय 3 किया गया है, इससे हमारी वैल्यू 133 नहीं आएगी, दिस इज द मिसप्रिंट। यहां पे आना चाहिए 113.33। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 113.33। फाइन। चलिए, इनको हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया और फिर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। क्लियर। सो दिस इज द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, या कहते हैं सेमी एवरेज मेथड। बट हमें ये एग्जाम में यूज नहीं करना है और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन,
दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, इसको कैसे हमें यूज करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमें डेटा गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ईयर 2004 से 2012 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ईयर एंड वेजेस, ईयर एंड वेजेस ये सब कुछ हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन ने देखें क्लियरली कहा है यूज 3 ईयरली मूविंग एवरेज इंडिकेट द ट्रेंड इन वेजेस। इंडिकेट द ट्रेंड इन वेजेस, तो हमें 3 इयर्स का मूविंग एवरेज यूज करना है। अब 3 इयर्स का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट 3 इयर्स 2004, 5 एंड 6, इन तीनों फिगर्स का हम लेंगे एवरेज। तो 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल हमें कहां लिखना है, इनके मिडिल में। इनके मिडिल में हमने लिखा, दैट मीन्स मिडिल ईयर कौन सा है, 2005। तो 2005 के सामने इन तीनों का टोटल हम लिखेंगे 4100। ये तो क्या आया, 3 इयर्स का मूविंग टोटल। अब हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स का डेटा है, 3 इयर्स का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, और 3 से डिवाइड करते ही फिगर आ जाएगा 1366.67। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट 3 इयर्स कौन सा, फर्स्ट को छोड़ देंगे, नेक्स्ट है 1500, 1400 एंड 1750। इन तीनों को हमें ऐड करना है। इन तीनों का टोटल कहां लिखेंगे, इन तीनों के मिडल में, दैट इज 2006 वाली रो में। टोटल को डिवाइड करना है अगेन 3 से, तो आ गया वैल्यू आ गई हमारी 1550। देन नेक्स्ट 3 इयर्स 6, 7 एंड 8, इन तीनों का टोटल हमने किया, वो लिखा 2007 में, डिवाइडेड बाय 3 और आके ट्रेंड वैल्यू। फिर अगेन नेक्स्ट 3 इयर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें ये पूरी टेबल प्रिपेयर करनी है। तो जब 3 इयर्स का मूविंग एवरेज होगा, तो जो ये फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट हमारा बॉक्स है, ये क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ये क्या रहेंगे, ब्लैंक। और ब्लैंक क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने जब एवरेज लिया तो उनके मिडल में लिखा जाएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पार्ट ये ऑलवेज ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लें, सॉल्व कर लें। तो जिस तरह से यहां 3 इयर्स का मूविंग एवरेज है, इसी तरह से 4 इयर्स का, 5 इयर्स का भी मूविंग एवरेज हो सकता है। तो वो हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। सो जो हमारा लास्ट कॉलम ही बन रहा है, लास्ट फिगर्स, ये क्या शो कर रहे हैं, ट्रेंड। ऑल दीज आर ट्रेंड वैल्यूज। तो 3 इयर्स में पहले हमने 3 इयर्स का टोटल डिवाइड बाय 3, फर्स्ट को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 उनका टोटल डिवाइड बाय 3, फिर अगेन फर्स्ट वैल्यू को छोड़ेंगे, नेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमने लास्ट 3 वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया है। तो लास्ट 3 वैल्यूज हमारे लिए आएगी 1600, 1500 एंड 1750। तो इन तीनों का टोटल 4850 डिवाइडेड बाय 3, तो 1616.67। अब आता है हमारा 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब इवन नंबर जब आता है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी।
बिकॉज हम डायरेक्टली उसके मिडिल पार्ट तक नहीं पहुंच सकते। जैसे 2005 से 2012 तक का डेटा हमें गिवन है, 5 से लेके 12, 4 इयर्स का मूविंग एवरेज करना है। दैट मीन्स फर्स्ट 4 इयर्स का हम क्या करेंगे टोटल। तो फर्स्ट ईयर में 1150, 1250, 1320 एंड 1400, इन 4 इयर्स का, दैट इज 5, 6, 7 एंड 8, इन 4 इयर्स का हमें क्या करना है, पहले टोटल करना है। इन 4 इयर्स का टोटल हमने कर दिया, इसे कहेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल। 4 साल का ये मूविंग टोटल है। अब इन्हें लिखना का है मिडल में। अब मिडल में कहां लिखेंगे, 2006 या 7, तो इन दोनों के हमें बीच में लिखना है, ना 6 में लिखेंगे और ना ही 7 में। उन दोनों के मिडल में जो ब्लैंक स्पेस होगा वहां हमें ये फिगर लिखना है। तो चारों का टोटल हमने लिखा है इनके मिडल में। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 2005 की उसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट वैल्यूज को कंसीडर करना है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1250, 1320, 1400 एंड 1300। अब इन 4 इयर्स में मिडिल कहां पे आएगा, 7 और 8 के बीच में। तो 6, 7, 8 एंड 9, इनका मिडिल आएगा 7 और 8 के बीच में। तो यहां पे हमने नेक्स्ट टोटल को लिखा है। अब क्या करेंगे, 1250 को अब छोड़ देंगे, नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करना है। नेक्स्ट इज 1320, 1400, 1300 एंड 1320। इस बार मिडिल कौन सा आएगा, तो 7, 8, 9, 10, ये 4 इयर्स, इनका मिडिल आएगा बिटवीन 8 एंड 9। तो यह हमने लिखा 5340। चलो फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा होगा, 1400, 1320 एंड 1500, इनका मिडिल 5520 और फिर उसके बाद लास्ट फिगर। तो इस तरीके से हमें पहले क्या करना है, 4 इयर्स का मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद इजी है। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 4 इयर्स का टोटल दोनों इयर्स के मिडिल में लिखेंगे। फिर फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है, नेक्स्ट 4 वैल्यूज को लेंगे एंड उनका टोटल निकालेंगे। लिखना का है मिडिल में। अगेन नेक्स्ट 4 वैल्यूज को हमें लेना है, टोटल निकालना है और लिखेंगे मिडिल में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, ये 4 इयर्स का जो टोटल है इनके अंदर हम 2-2 का पेयर वापस बनाएंगे और 2 इयर्स का मूविंग टोटल निकालेंगे। लाइक 5120 एंड 5270, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों के मिडिल में लिखना है। अब इन दोनों का मिडिल कहां रहा है वो देखें, 2007 के सामने। इन दोनों इयर्स का मिडिल अब आ रहा है 2007 के सामने। तो अब बिल्कुल हम एक प्रॉपर ईयर के सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है, 5270 एंड 5340, इनका टोटल इनके मिडिल में लिखना है। फिर नेक्स्ट का टोटल उनके मिडिल में लिखना है और फिर नेक्स्ट का उनके मिडिल में। तो इस तरीके से 5 की जगह 4 फिगर्स हमारे पास रह गए हैं। 5 की जगह ये 4 फिगर्स आ गए हैं। तो फर्स्ट फिगर है 2007 के सामने, देन 2008, 9 एंड 10, ये सारे फिगर्स आ गए। अब अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो ये कितने इयर्स का टोटल है, ये जो 10,390 फिगर आया है ये कितने ईयर का टोटल है। सो 5120 ये 4 इयर्स एंड 5270 ये भी कितने हैं, 4 इयर्स। तो 4 + 4 दैट इज 8 ईयर का ये टोटल है। 10,390 इज द टोटल ऑफ 8 इयर्स। अब अगर हमें एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करना है। गलती से भी 2 या 4 से डिवाइड नहीं करें, आपको 8 से डिवाइड करना है। क्लियर। सिमिलरली 10,610 ये भी क्या है, 8 इयर्स का टोटल है, डिवाइडेड बाय 8। तो सबको 8 से यहां पे डिवाइड कर देना है।
तो इससे क्या आ जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू या कहते हैं ट्रेंड वैल्यू। ये सारी है ट्रेंड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 4 years मूविंग एवरेज। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मूविंग एवरेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लें। Noted? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 years मूविंग एवरेज के बेसिस पे। तो अब हमें मूविंग एवरेज मेथड तो वही है, लेकिन 5 years हमें यूज करने हैं। तो ये आप अब इजीली कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट 5 years, ये फर्स्ट 5 years, इन सब का टोटल कहां लिखेंगे? मिडिल में। मिडिल ईयर कौन सा है? 2005, ये हमने लिखा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट 5 years, फर्स्ट को छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट 5 years इसका मिडिल, देन अगेन नेक्स्ट 5 years और उसका मिडिल। तो 1 by 1 हमें क्या करना है? 5 years के टोटल लेने हैं और फिर उसके मिडिल तक जाना है। तो इस तरह से सबका क्या निकल जाएगा? मूविंग टोटल। और ये मूविंग टोटल आने के बाद में एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 5, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द एवरेज और द ट्रेंड वैल्यूज। ये सारी है एवरेज या फिर ट्रेंड वैल्यू। तो 5 years में क्या होगा? फर्स्ट 2 figures ब्लैंक रहेंगे एंड लास्ट 2 figures ब्लैंक रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। 3 years में 1 ब्लैंक रहेगा दोनों साइड, 5 years में 2 figures ब्लैंक रहेंगे दोनों साइड। फाइन।